शुक्ला के घर तकरीब का आगाज हो चुका था। इतने फासले से वो बिल्कुल वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता वो हमारा देखा भाला था, इसलिए पहचानना उतना मुश्किल भी साबित नहीं हुआ। सूखा सड़ा ऊंचा लंबा कद उसकी पहचान को आसान बना रहा था। पिंडाल बकाए नूर बना हुआ था। रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। फिर शायद केक काटा जा रहा था कि तमाम एक बड़ी सी मेज के गिर्द खड़े हो गए थे। लौरा स्पॉटर साइट आंखों से लगाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि हम कामयाब हो पाएंगे। शुक्ला जमघट्टे के अंदर था। अगर वहां मैं उसे कामयाबी से निशाना बना भी लेता, तब भी गोली उसके सर से गुजरकर उसके पीछे खड़े हुए किसी बेगुनाह को निशाना बना सकती थी। इस वजह से मुझे लौरा से इत्तेफाक करते ही बनी। केक कटने के बाद लोग खाने में मशगूल हो गए। चंद आदमी सोफों पर बैठ गए थे, जिनमें शुक्ला भी शामिल था। तमाम के रुख हमारी ही जानिब थे। वो वक्त बिल्कुल मुनासिब था। बस हमें लोगों की एहतियात रखना थी जो दाएं बाएं घूम रहे थे, क्योंकि इतने फासले से फायर करने पर गोली को रास्ता तय करने में करीबन 2.5-3 सेकंड लगते हैं, और 3 सेकंड के वक्फे को इतना मामूली भी नहीं समझा जा सकता। कोई भी उजलत पसंद सामने आकर उसकी जान बचा सकता था, या अज खुद पहलू तब्दील करके वो कारी वार को बेकार कर सकता था। मैंने लौरा की राय मांगी, क्या ख्याल है? उसने साफ गोई से अपना अंदेशा बयान किया। बोली, ज्यादा फासला मुझे खल रहा है, वरना हदफ तो स्नाइपर की पसंदीदा हालत में आ गया है। मैंने SR1 का बट दाएं कंधे में फंसाते हुए बट पर गाल टेका, बाईं आंख बंद की, दाईं आंख को आई ग्लास से मखसूस फासले पर रखकर टेलीस्कोप के क्रॉस को शुक्ला के चेहरे पर शिस्त किया। लौरा को बोला, आखिरी बार एलिवेशन और डिफ्लेक्शन नॉब का जायजा ले लो। वो बोली, सब कुछ ठीक है, लेकिन 1 मिनट रुको, मैंने शुक्ला से बात करनी है। उसने मोबाइल फोन ऑन करके शुक्ला का नंबर डायल किया और मोबाइल फोन कान से लगा लिया। शुक्ला ने मोबाइल फोन निकालकर स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई और फिर मोबाइल फोन कान से लगा लिया। हेलो। उसकी मनहूस आवाज मेरी समातों तक भी पहुंची कि लौरा ने स्पीकर ऑन कर दिया था। गो शुक्ला जैसे बड़े आदमी अनजान नंबर से कॉल नहीं उठाते, मगर मैं और लौरा चूंकि मुसलसल उसे अनजान नंबरों से कॉल कर रहे थे, इसलिए उसे कॉल वसूल करना पड़ रही थी। लौरा बगैर तमहीद के मतलब की बात पर आई। बोली, शुक्ला, जानते हो मैं रकम वसूल होने के बाद भी इंडिया में क्यों रुकी हूँ? वो गलीज अंदाज में बोला, यकीनन धरिंदर शुक्ला की कुर्बत की चाह तुम्हारे पांव की बेड़ी बनी हुई है। वो नफरत से बोली, नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे गंदे वजूद से धरती का सीना पाक करना चाहती हूँ। अलविदा सुअर, तुमने लाइल्मी में गलत लड़की से पंगा ले लिया था। लौरा का अलविदा सुनते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लौरा की बात मुकम्मल होते ही वो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करे। वो बोल रहा था, अच्छा भौंक लेती हो, मगर ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके मकरू होंठों से अदा हुए थे। उसके बाद SR1 की गोली ने उसे मौका नहीं दिया था। ताकतवर गोली ने पीछे धक्का दिया। सोफे की टेक से टकरा कर वो भड़कने लगा। स्पीकर से एक निस्वानी चीख बरामद हुई। शुक्ला के मोबाइल को गजन नहीं पहुंची थी और राब्ता नहीं टूटा था। उसके बाद हड़बौंग मच गई थी। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार ज्यादा वाज़ेह थी। ऐसे मौकों पर औरतें ज्यादा ही डर जाती हैं। लौरा ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर मुझे लेटे लेटे भींचा। बोली, यार तुम लाजवाब हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारी तारीफ करना पड़ जाती है। बेशक SS का लक़ब तुम्हें जचता है। मैं शरारती लहजे में बोला, खाली तारीफ पर न टरखाओ। उसने मोबाइल फोन खिड़की से बाहर उछाला और SR1 को खोलते हुए बोली, अगर तुम्हें बकवास की आदत ना होती तो बहुत कीमती आदमी थे, और अब जल्दी करो, यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। वाकई बहसो तकरार और गपशप का वक्त नहीं था। मैं भी उसका हाथ बटाने लगा। अगले 2-3 मिनट में हम कमरे से बाहर निकल रहे थे। लिफ्ट के जरिए हम नीचे पहुंचे। होटल का हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हम इत्मीनान से चलते हुए हॉल और फिर होटल से निकल आए। SR1 का बैग डिग्गी में डालकर मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और सड़क पर आ गया। जितना जल्दी मैं दूर निकल जाता उतना बेहतर होता। विश्वास सिंह की हवेली मुंबई के मज़ाफात में थी, और जितना जल्दी मैं वहां पहुंच जाता मुनासिब रहता। सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम दिन की तरह ही था। 7:30 बजे का वक्त ऐसा नहीं होता कि सड़कें खाली होती। मेरी कोशिश जल्द से जल्द विश्वास सिंह के पास पहुंचने की थी। शुक्ला की मौत की खबर एजेंसियों और पुलिस महकमे तक लम्हों में पहुंचना थी। शुक्ला को जिस नंबर से आखिरी कॉल की गई थी, उसकी लोकेशन तलाश करना चंदा दुश्वार न था। पुलिस और एजेंसियों ने हद्दुल वसा तेजी से उस इलाके को घेरना था, और इससे पहले हम जितना दूर निकल जाते बेहतर होता।
मुजरिम तकमीले जुर्म के बाद पूरी कोशिश से जाए हादसा से दूर भागते हैं, लेकिन तफ्तीश करने वाले हादसे के मकाम के गिर्द ही चकराते रहते हैं और इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि तफ्तीशी पार्टियों को सुराग वगैरह जाए हादसा ही से मिलता है। पहले पुलिस नाके पर हमें किसी खास मुश्किल का सामना न करना पड़ा, लेकिन दूसरे नाके पर गाड़ियों की कतार को देखकर मुझे परेशानी हुई। जब तक मैं मुड़ने का फैसला करता, मेरे अकब में एक कार आकर रुक गई थी। लौरा ने तशवीश जाहिर की, तफसीली चेकिंग हो रही है। मैंने कहा अभी उतर कर भागे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे और मैं स्नाइपर राइफलों से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहता। लौरा का अंदेशा कम नहीं हुआ था। वो बोली डिग्गी खुलवा कर देख रहे हैं। मैंने तसल्ली दी, उम्मीद है संभाल लूंगा, नहीं तो भागना पड़ेगा। 4-5 पुलिस वालों को संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। हमारे सामने करीबन 10-12 कारें थीं। उनके बाद हमारा नंबर था। बैरियर के साथ 2 जवान खड़े थे। डिग्गी की तलाशी सिर्फ एक जवान ले रहा था। 2 पुलिस वाले अपने सीनियर के दाएं बाएं यूं खड़े थे जैसे उसकी हिफाजत पर मामूर हों। एक सब इंस्पेक्टर छोटी सी मेज के अकब में बराजमान कॉल पर बात कर रहा था। पुलिस सिपाही बराह रास्त कार की डिग्गी की तरफ चला गया था। चलो ये डिग्गी खोल। लौरा को इशारा करके मैं उतर गया। तैयार रहना। झुककर डिग्गी में चाबी लगाते हुए मैंने 2000 वाले 3 नोट सिपाही के हाथ में पकड़ा दिए। गला खनकारते हुए उसने अपने सीनियर पर नजर डाली। पैसे जेब में मुंतकिल करते हुए वो आवाज बुलंद बोला, ठीक है जाओ। बिलाशुबा 6000 उसकी तवक्को से भी ज्यादा थे। उसकी बला से डिग्गी में क्या था? वो पकड़ लेता तो सब कुछ सब इंस्पेक्टर की जेब में जाता, उसे चंद 100 से ज्यादा वसूल ना होता। मैं वापस आया। लौरा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। मुझे देखते ही दोबारा अपनी सीट पर मुंतकिल हो गई। बोली इतनी जल्दी जान छूट गई? मैंने फलसफा बघारा, वाकफियत होनी चाहिए, देर नहीं लगती। उसने हैरानी जाहिर की, पुलिस वाला तुम्हारा वाकिफकार है? मैं हंसा, मेरा तो नहीं, अलबत्ता गांधी जी का पुराना वाकिफकार है। उनकी तस्वीर देखते ही नरम पड़ गया। पाकिस्तान में बाबा कौम हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का एहतराम करने वाले करोड़ों में मिलेंगे और इंडिया में जनाब गांधी जी के। लौरा ने कहकहा लगाया, सीधी तरह कहो ना, रिश्वत दी है। और मैं कंधे उचका कर रह गया। घंटे डेढ़ के बाद हम मसरूफ सड़कों से निकल आए थे। 9:15 होने को थे जब हम विश्वास सिंह की हवेली के करीब पहुंचे। मैंने उसे रास्ते ही में कॉल करके मुत्तला कर दिया था। वो अपनी हवेली के सामने बाहर हमारे इस्तकबाल को मौजूद था। मुसाफे और रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो कहने लगा, जिगर तुम्हारे लिए एक वाकिफकार के फार्म हाउस पर जगह तैयार कर दी है, वहाँ प्रताप सिंह तुम्हारी खिदमत करेगा। उसने करीब खड़े हुए एक मजबूत जुस्से के सिख का तारुफ करवाया। मैंने कहा तो इजाजत दें। मैंने अलविदाई मुसाफे को हाथ आगे किया कि वहाँ ठहरना मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा था। मुझे बाजुओं में भरकर वो बशाशत से बोला, कोई परेशानी होती है तो अपनी भाभी के नंबर पर इत्तला देना। मैंने कहा बेफिक्र रहो और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रताप सिंह के पास अपनी जीप थी। वो हमारे आगे आगे चल पड़ा। मजीद घंटा पौन घंटा पक्की सड़क पर चलने के बाद हम कच्चे रास्ते पर उतर गए। 20 मिनट कच्चे रास्ते पर भी लग गए थे। आखिर हम एक फार्म हाउस के सामने पहुंचे। चौकीदार ने पहचान कर दरवाजा खोल दिया था। गाड़ियां वसी अहाते में खड़ी करके हम नीचे उतरे। रिहायशी इमारत की तामीर में पुख्ता ईंटें इस्तेमाल हुई थीं। तर्ज तामीर जदीद था। इमारत का रंगो रोगन भी निहायत उम्दा था। प्रताप सिंह की मायत में चलकर हम अंदर दाखिल हुए। हमारे लिए अलहदा कमरे तैयार किए गए थे। शायद इस बारे विश्वास सिंह पहले से हिदायत दे चुका था। ताजा दम होकर हम खाना खाने लगे। लौरा बोली, तुम्हारी लाडली का बखेड़ा ना होता तो मेरा काम तो मुकम्मल हो गया था। मैं रुखाई से बोला, मेरी लाडली के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली, उसके बारे में तो जरा सी बात बर्दाश्त नहीं होती राजा जी से। मैं उसकी राय मालूम करने को बोला, क्या लगता है सच में परमा का अगवा ही मेरा मिशन है? वो खुशगवार बेयकीनी से बोली, सच बताओ, मजाक मत करो। उसकी मुसर्रत ने मुझे अचंभे में डाल दिया था। लगा वो इंडिया से निकलने को बेचैन है, लेकिन मुझसे परमा के अगवा तक रुकने का वादा उसके पाँव की जंजीर बना हुआ था। बिलाशुबा वो कीमती और अहम साथी थी, मगर उसकी दिली खुशी के बगैर उसे रुकने पर मजबूर करना मुनासिब नहीं था। हमारा साथ अपना अपना मतलब पूरा करने को था। मैंने उसे कैद से छुड़ाने को जोर लगाया था तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ मिलकर काम कर सके। अब उसका मिशन और मकसद पूरा हो चुका था। जज्बाती धौंस जमा कर उसे रोकना यकीनन मुनासिब ना होता। अगर कहता कि मैं परमा को अकेले अगवा कर लूंगा तो वो कभी वापस जाने को राजी ना होती। इतना अरसा इकट्ठे गुजार कर अब कम से कम मैं ये दावा जरूर कर सकता था कि लौरा की फितरत को गहराई तक जानता हूँ। वो न सिर्फ मेरी ममनून और एहसानमंद थी बल्कि खास किस्म का लगाव भी रखती थी। इस पसंदीदगी में मर्द और औरत के माबैन रिश्ते जैसा कुछ नहीं था। ये ताल्लुक तो ऐसा था जैसा करीबी दोस्तों में होता है।
سردار خان، تصور صاحب، الیاس، شہزاد، اویس وغیرہ میرے ایسے دوست تھے جنہیں ہمیشہ میری فکر ہوتی تھی۔ وہ میری خوشی میں خوش اور غم میں اداس ہو جاتے۔ اب ان میں لورا کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میں بھی لورا کے بارے میں ایسے ہی جذبات محسوس کرتا تھا۔ کبھی اسے چھو کر ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا جو ایک جوان اور پرکشش لڑکی کے لمس سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ میرے جذبات اور احساسات سے اسی طرح آگاہ تھی جیسے میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ میں نے اس کی غلط فہمی برقرار رکھی۔ میں نے کہا، جانتی ہو جاسوس کبھی اپنے مقصد کی خبر کسی کو بھی لگنے نہیں دیتا۔ اس نے ناراض ہونے کو پر تولے، گویا اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے بہت کچھ چھپایا ہے۔ میں نے گول مول انداز میں کہا، اگر تم دشمن کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا میرا راز رکھ پاتی؟ یاد ہے نا جلادوں نے میری کیا درگت بنائی تھی، اور تم تو عورت ہو، ان کے سامنے گھنٹہ بھر بھی ٹھہر نہ پاتی۔ وہ تل ملائی، اب مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ میں نے کہا، حقیقت سے نظریں چرانے والے احمق ہوتے ہیں۔ ہمارے ملاپ کی وجہ فقط اتنی تھی کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور بس، ورنہ لورا براؤن کی مشکلات میرے لیے کیا معنی رکھتی ہیں، اور راجہ ذیشان حیدر کے مسائل تمہارے لیے کیوں اہم ہوتے؟ ملامت بھری نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے چاولوں کا بھرا چمچ پلیٹ میں پھینکا۔ بولی، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے ہلکی سی ندامت ہوئی۔ بلا شبہ میں نے تلخ باتیں کی تھیں، مگر اسے واپس جانے پر مجبور کرنے کو اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کا جانے کا انداز ایسا تھا کہ میں اسے آواز دوں گا کہ کیا ہے یار لورا، مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتی، مگر میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اسے بعد میں بھی حقیقت بتائی جا سکتی تھی۔ اس کا ای میل ایڈریس مجھے یاد تھا۔ ویسے بھی ہمارے درمیان کوئی ایسے لطیف جذبات نہیں پائے جاتے تھے کہ اسے میری بے رخی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی۔ کھانا کھا کر میں خوابگاہ میں آ گیا۔ اب مجھے پرما کے اغوا کا منصوبہ دوبارہ سے سوچنا تھا۔ پہلے والی ترکیب بروئے کار لانا ویسے بھی ممکن نہیں رہا تھا، مگر اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا کہ شکلا باقی نہیں رہا تھا۔ اب اپنے ماموں وگنیش شکلا کے لیے وہ کتنی اہم تھی اور وہ کس حد تک جا سکتا تھا، اس بارے معلوم ہونے کے بعد ہی اگلا قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے میں نے ٹی وی چلا دیا، خبروں کا چینل لگایا۔ کوئی سیاسی مذاکرہ شروع تھا۔ اسکرین کے نیچے خبروں کی پٹیاں چل رہی تھیں، مگر وہ ہندی رسم الخط میں ظاہر ہو رہی تھیں، اس لیے میرے سر پر سے گزر گئیں۔ ایک دو اور چینل پر بھی یہی صورتحال نظر آئی۔ مجبوراً 10 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ گھنٹہ پورا ہوتے ہی تازہ خبریں آنے لگیں۔ سب سے پہلی خبر ہی جنرل ریٹائرڈ دھریندر شکلا کے قتل کے متعلق تھی۔ اسے گولی لگنے والی تصویر تو شائع نہیں کی جا رہی تھی، البتہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ گولی اس کے منہ میں گھس کر باہر نکلی تھی۔ آخری تقریب کی ہلکی سی ویڈیو جھلک بھی دکھائی گئی جس میں وہ پوتے کے ہاتھ سے کیک کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ پرما اس کے دائیں بائیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ قتل کا ذمہ دار بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے پاکستانی دہشت گرد کے سر منڈھا جا رہا تھا۔ گو وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، مگر اس بیان کے پیچھے مصدقہ اطلاعات یا تصدیقی تفتیش کی بجائے وہ پرانا اناد اور پاکستان دشمنی کار فرما تھی جو ان کے خون میں شامل تھی۔ قتل کی اصل وجہ ان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھی۔ قتل کی کڑیاں کشمیر کے محاذ سے ملائی جا رہی تھیں۔ شکلا کے بھارتی سرکار کے لیے انجام دینے والے کارناموں کا ذکر کر کے اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بلند و بانگ دعوے دہرائے جا رہے تھے۔ مختلف چینلز پر اسی سے ملتی جلتی تفصیل دہرائی جا رہی تھی۔ ٹی وی بند کر کے میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ناشتہ میں نے اپنے کمرے میں کیا تھا، اس کے بعد بھی کمرے سے نہ نکلا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول رہا۔ پولیس کے جگہ جگہ چھاپے مارنا جاری تھا۔ خبروں کی مسلسل تکرار سے تنگ آ کر میں دستاویزی فلم دیکھنے لگا۔ ناشتہ دیر سے کرنے کی وجہ سے مجھے دوپہر کو کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے باورچی کو کافی کے ساتھ ہلکا پھلکا کچھ تیار کرنے کو کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برگر بنا کر لے آیا۔ برگر اٹھاتے ہوئے میں نے پوچھا، میڈم نے کھانا کھا لیا؟ باورچی بولا، انہوں نے تھوڑی ہی دیر پہلے ناشتہ کیا ہے۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے برگر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی پی کر میں لورا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی مترنم یس سنائی دی۔ میں اندر گیا۔ وہ کمبل میں گھسی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا تھا۔ سنجیدہ اور بے تعلق سا چہرہ لیے وہ چھت کو گھورنے لگی۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میڈم، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بولی۔ کسی اجنبی کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی مرضی پوچھ لینا اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ میں بے نیازی سے بولا، خیر اتنے بھی اجنبی نہیں ہیں کہ حال احوال پوچھنے کو اجازت کی ضرورت پڑے۔ وہ برہم ہوئی، بہتر تو یہی ہوگا کہ فوراً سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں اطمینان سے بولا، یہ میرے دوست کا گھر ہے، گویا تمہارے
लिए मेरी हैसियत मेजबान की सी है और मेजबान पर यूं हुक्म जमाना उसूल ही के नहीं अक्ल के भी खिलाफ है। वो बिफरते हुए उठी तो मैं जा रही हूँ। वो जूते पहनने लगी। मैंने झपट कर जूते पकड़े और कमरे के कोने की तरफ उछाल दिए। लौरा, आराम से लेटो, एक ऑफिसर होकर बचकाना हरकतों से गुरेज करो। वो हलक के बल चीखी, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बेपरवाही से बोला, नहीं जाता और न तुम्हें जाने दूंगा। उसने धमकाया, मजबूर न करो कि तुम पर हाथ डालूं। मैंने कहा, कोशिश करके देख लो। वो बोली, घटिया इंसान। बिस्तर पर लेटकर उसने सर पर कंबल ले लिया। मैं तुर्की बतुर्की बोला, अहमक कप्तान। वो खामोश लेटी रही। लम्हा भर के इंतजार के बाद बोला, अच्छा, जाने के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारा असल पासपोर्ट तो गुम हो गया है। छोटा सा वक्फा देकर मैं बोला, अगर अपने सिफारत खाने से राब्ता कर लो तो कैसा रहेगा? वो खामोश लेटी रही। मैंने गुफ्तगू जारी रखी। मैंने कहा, लेकिन इंडिया सरकार के पास तुम्हारे बारे में काफी सबूत मौजूद हैं, इसलिए गड़बड़ की गुंजाइश मौजूद है। तो बेहतर होगा तुम हुलिया तब्दील करके इंडियन पासपोर्ट बनाओ और बरतानिया जाकर नया पासपोर्ट बनवा कर डेविड के पास चली जाना। कैसा है? मैंने तस्दीक चाही। वो बोली, आखिर तुम दफा क्यों नहीं हो जाते? कंबल उतारते हुए वो रूहान सा होकर उठ बैठी। मैंने कुर्सी छोड़कर बेड पर उसके सामने नशिस्त संभाली और उसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से बोला, दोस्त से कोई यूं बदतमीजी से बात करता है? वो हलक के बल चीखी, तुम नहीं हो मेरे दोस्त। मैंने कहा, अगर सोच रही हो कि मैं गुज़श्ता रात के रवैये पर माजरत कहूंगा तो तुम्हें मायूसी होगी। तुम्हें अहमियत देती है मेरी जूती। बोली, आखिर तुम्हें मसला क्या है? मैं इत्मीनान से बोला, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हें ही कोई गलत फहमी है। वो तंज़िया अंदाज में बोली, तुम हो ना शहजादा चार्ल्स के, मुझे गलत फहमी होगी। मैं बरजस्ता बोला, उस बंदर के साथ तो मेरी शक्ल न मिलाओ, इतना भी बदसूरत नहीं हूँ। वो बोली, मुझे सच जानना है। मैं हकीकत को गोल मोल करता हुआ बोला, सच ये है कि तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तुम मकामी लोगों में घुल मिल नहीं सकती हो और आसानी से पहचानी जाती हो। मेरे खुफिया मददगार और धर्मू दादा के कारिंदे मुझे काफी हैं। शुक्ला की मौत के बाद परमा का अगवा इतना बड़ा मसला नहीं है कि तुम्हें खामखा रोक कर एहसान लूं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसने तंजिया हुनकारा भरा, तो मैं तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर रही हूँ। मैंने मुंह बनाया, कल रात से यही बकवास तो कर रहा हूँ, और क्या लिख कर दूं? वो बोली, शुक्ला की मौत तक मैं मुफीद थी और अब नाकारा। वाह। मैंने कहा, शुक्ला की हलाकत और पैसे का हुसूल तुम्हारी चाहत थी, मैंने फकत साथ दिया है। वो इत्मीनान से बोली, और अब मैं साथ दूंगी। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा ना, जरूरत नहीं है, मेरी मुश्किलात में इजाफे का शौक है तो टिकी रहो। गहरा सांस लेते हुए उसने गुस्सा जब्त किया। बोली, पासपोर्ट का किसे बताओगे? मैंने कहा, उम्मीद है विश्वास सिंह को मुश्किल पेश नहीं आएगी, पैसे हमारे पास काफी पड़े हैं, उन्हें मुंह मांगे दाम दे सकते हैं। वो बेमुरव्वती से बोली, SR1 मैं साथ लेकर जाऊंगी। मैंने इत्मीनान से कहा, ऐसा बस तुम सोचती हो। वो मुसिर हुई, ये मेरी है। मैंने वजाहत की, विशाल गुप्ता के हाथ से चोरी की थी और जितनी रकम वहां से चोरी हुई तमाम तुम्हारे इलाज पर सर्फ हुई। अब बताओ, राइफल किसकी हुई? अलबत्ता थंडरबोल्ट चाहिए तो ले जा सकती हो। वो तलखी से बोली, भाड़ में जाओ। मैं जानता था कि उससे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही, इसी वजह से फजूल और अहमकाना बहस छिड़ रही थी। मैंने मौजू तब्दील किया, चाय या कॉफी? उसने दांत पीसे, तुम्हारा खून पीने को दिल कर रहा है। मैंने जल्दी पर तेल छिड़का। तुम खैर खैरियत से यहाँ से दफा हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। एक वक्त में एक लड़की का ध्यान रख सकता हूँ और फिलहाल परमा अहम है। वो बोली, अच्छी तरह जानती हूँ कल से क्यों बकवास कर रहे हो। तुम्हारी लाडली मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए मुझे भगाना चाहते हो कि उसे कुछ न कह सकूं। मैंने इस बात में सर हिलाया, जब जानती हो तो तकरार क्यों करती हो? बोली, तुम्हारा साथ देना चाहती है मेरी जूती, तुम्हारी लाडली पर थूकना भी गवारा नहीं करती। कैप्टन लौरा ब्राउन कोई आम लड़की नहीं है कि किसी थर्ड क्लास लड़की को अगवा करने को भागती फिरे। मैंने कहा, शुक्र है तुम्हारा छोटा सा दिमाग काम करने लग गया है। अब ये बताओ, चाय या कॉफी? वो पुरसुकून हुई। कॉफी से गुस्सा काबू करने में मदद मिलती है, और मैं इंटरकॉम उठाकर कॉफी का बताने लगा। शुक्ला की हलाकत का चर्चा जारी था। हम वहीं टिके रहे। थंडरबोल्ट मैंने विश्वास सिंह के हवाले कर दी थी कि मेरे लिए SR1 काफी थी। दूसरी राइफल संभाले रखना फजूल था। लौरा का मसला मैंने विश्वास सिंह को बता दिया था। अगले 3-4 दिनों में लौरा का नया पासपोर्ट भी बन गया था। उसका नाम शमसा अजीज था। वो मुस्लिम तालिबा थी जो मेडिकल की तालीम को बरतानिया जा रही थी। उसकी लश्कारे मारती सफेद रंगत को हल्का गंदुमी करके आंखों में काले लेंस डाले थे। आधे चेहरे को ढांपने वाली गोल शीशों की बड़ी ऐनक, सर पर स्कार्फ, नाक के नथनों में स्प्रिंग डालकर बारीक सुतवा नाक को फैला दिया था।
दांतों में गम शीट से जबड़ों को उभारा गया था। यूं उसकी सूरत यकलख्त तब्दील हो गई थी। मेरे बहुत ज्यादा इसरार के बावजूद विश्वास सिंह ने पासपोर्ट पर होने वाला खर्च लेना गवारा न किया। $1000 के बकदर रकम मैंने लौरा के पर्स में डाल दी थी कि अपने असल हुलिये में आने तक उसे जरूरत पड़ सकती थी। रविंद्र मित्रा और डॉक्टर देवाशीष के हाथ से हमें काफी रकम हाथ लगी थी जो बहुत कम ही खर्च कर पाए थे। उस वक्त हम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रुखसत होने से पहले वो बेसाख्ता बाहें फैलाकर मुझसे लिपट गई। बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, कुछ भी मनवा सकते हो, यहाँ तक के डेट पर जाने की दरखास्त भी रद्द नहीं करूंगी। मैं हंसा, तुम्हारे गले लगने की खबर भी अगर पलवशा तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। उसने मुंह बनाया, ऐसा भी क्या है, हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों का मुआनिका करना आम रिवाज है। उसे नरमी से अलहदा करके मैं मुस्कुराया। तुम्हारा रिवाज होगा, हमारे यहाँ औरत से मुसाफा करना भी गुनाह है। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। फिर भी मेरी पेशकश बरकरार है, कल भी जा सकती हूँ। मैं संजीदा हुआ, वादा करती हो जो कहूँगा मानोगी। उसके लबों पर मधुर मुस्कान उभरी। बोली, उम्मीद तो है कि पीछे नहीं हटूंगी। मैंने कहा, इंटरनेट पर रोजाना 5 मिनट कुरान मजीद की तिलावत सुनना और किसी इस्लामिक सेंटर में जाकर इस्लाम के बारे में मुकम्मल तहकीक करना, लेकिन ये तहकीक मुसलमानों की किताबें पढ़कर करना, किसी मुस्तशरिक की किताबें नहीं। वो मुताजिब हुई, क्या ऐसा करने से इस्लाम कबूल कर लूंगी? मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाई। वो उसकी मर्जी है कि ये सादत तुम्हारी किस्मत में लिखता है या नहीं। उसने शरारती कहका लगाया, अगर इस्लाम कबूल कर लिया तुम्हारी बीवी फिर भी नहीं बनूंगी, अलबत्ता पहले वाली दोनों को तलाक दे दो तो शायद तुम्हारी दरखास्त पर गौर कर लूं। वादा फिर भी नहीं करती। मैं हंसने में उसका साथ देते हुए बोला, वो बाद का मसला है। उसने पूछा, क्या जेनी को भी इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी थी? मैंने नफी में सर हिलाया। उसने कभी इस्लाम मुखालिफ बात नहीं की थी। तुम्हें भी इस्लाम कबूल करने का नहीं कहा, सिर्फ इस्लाम को जानने की तरगीब दी है। वो बोली, यार बहुत याद आओगे। इंडिया से जो कुछ ले जा रही हूँ उसमें सबसे कीमती तुम्हारी दोस्ती है। अगर तुम न होते तो शायद अब तक सब कुछ हार कर खुदकुशी कर चुकी होती। मैंने कहा, ऐसा बस तुम सोचती हो। उसने मुंह बनाया। बोली, अगर कभी कॉल करूं तो वसूल कर लेना, या फोन पर बात करने को भी पलावशा की इजाजत दरकार होगी। मैंने पूछा, और डेविड का क्या? वो इत्मीनान से बोली, उसके सामने तुम्हारे साथ डेट पर भी जा सकती हूँ। मैं हंसा। उसे तुम पर एतमाद है या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? वो खुलूसे दिल से बोली, नहीं, बल्कि मेरे लिए राजा बहुत खुसूसी है। मैं साफ गोई से बोला, मुझे नहीं लगता कि जेनी जैसी मुखलिस कोई और दोस्त भी मिल जाएगी। वो बोली, बहुत बहुत शुक्रिया राजा। मेरे हाथ को बोसा देकर उसने रुख मोड़ लिया। जब तक नजर आती रही मैं तकता रहा। वो मजबूत किरदार की, हौसलामंद और बहादुर लड़की थी। डीनू की शहादत के बाद मेरी ताकत आधी रह गई थी जो उसके मिलने पर बहाल हुई। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पर भी बेहतरीन कमांडो थी। बिलाशुबा उसकी वजह से मैं काफी मुश्किलात से बचा था। एक अकेला और 2-11 तभी होते हैं जब दूसरा भी बराबर का हो। गो वो परमा के अगवा तक रुकना चाहती थी, लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम एक के मसाइल तो इख्तिताम पजीर हों। उसके जाते ही जहां तमानियत महसूस हो रही थी वहीं हल्का सा अफसोस भी हो रहा था। उसकी मायत में बेहतरीन वक्त गुजरा था। बिलाशुबा वो बेहतरीन दोस्त साबित हुई थी, और ऐसे दोस्त भुलाने के नहीं होते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।